इजाबेला एनी की कौन सी बात मौसी को अच्छी नहीं लगी। इजाबेला नाम है इसका। एनी पॉल ने बड़े प्यार से एक दुबली तली लड़की को अपने से सताते हुए कहा, हमारी बेटी। यद्यपि किसी को उनकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जब वे कह रही हैं तो मानना ही पड़ेगा। सभी ने गर्मागर्म पकौड़े खाते हुए उनकी और उनके पति की मुक्तकंठ से प्रशंसा की। दरअसल मद्रास से लौटने के बाद उसी दिन शाम को एनी ने अपनी पड़ोसिनों को चाय पर बुलाया और सूचना दी कि उन्होंने एक लड़की गोद ली है। उस 13 साल की दुबली तली लड़की को देखकर नहीं लगता था कि उसका नाम इजाबेला भी हो सकता है। एनी ने ही रखा होगा यह खूबसूरत नाम। उसकी सेहत ही बता रही थी कि उसने शायद ही कभी भरपेट भोजन किया हो। इस अप्रत्याशित सूचना से पड़ोस की महिलाएं हैरान थीं। सब मन ही मन एनी पॉल की घोषणा पर अटकलें लगा रही थीं कि आखिर समीरा ने झिझकते हुए पूछ ही लिया, एनी, तुम्हारे 2 बेटे तो हैं ही, फिर आज की महंगाई में। उसकी बात को बीच में काटती हुई एनी बोली, अरे बेटे हैं न, बेटी कहाँ है। और तुम तो जानती हो कि बेटी के बिना भी घर में रौनक होती है क्या। आर्थर को एक बेटी की बहुत चाहत थी। हमने 2 साल बहुत सोच विचार किया और खुद को बड़ी मुश्किल से मानसिक रूप से तैयार किया। सोचा, यदि गोद ही लेनी है तो क्यों न किसी गरीब परिवार की बच्ची को लिया जाए। अपनी बात को खत्म करते करते एनी की आंखों में प्यार के आंसू उमड़ आए। इस दृश्य और बातचीत के अंदाज से सबका संदेह कुछ कुछ दूर हो गया। कुछ कुछ इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों की सोच यह थी कि कामकाज के लिए एनी बेटी गोद लेने के बहाने नौकरानी ले आई है। इजाबेला अब कभी भी नए कपड़ों में दिखाई देने लगी, लेकिन उसके नए कपड़े ऐसे नहीं थे कि वह एनी पॉल की बेटी लगे। एनी के बेटे आपस में खेलते नजर आते, पर उनकी दोस्ती इजाबेला से नहीं हुई थी। वह बरामदे के एक कोने में खड़ी रहती, उदास या खुश, पता नहीं चलता था। हाँ, सेहत जरूर कुछ सुधर गई थी। शायद ढंग से नहाने धोने के कारण रंग भी कुछ निखरा निखरा सा लगता था। धीरे धीरे सब अपने कामों में मशगूल हो गए। फिर कभी वे लॉन में से पत्तियां उठाती दिखाई देती तो कभी पौधों में पानी देती। एक बार झाड़ू लगाती भी नजर आई थी। घर में काम करने वाली गंगूबाई से कॉलोनी की औरतों को यह भी पता चला कि इजाबेला अब खाना भी बनाने लगी है। महिलाओं की सभा जुड़ी और सबके चेहरे पर एक ही भाव था कि मैंने कहा था न। महिलाओं की यह सुगबुगाहट एनी तक पहुंच गई थी और उन्होंने सोने के टॉप्स दिखाकर सबका शक दूर कर दिया। सभी उसके सामने एनी की तारीफ तो करती थीं, पर मन एनी के दिखावे को सच मानने को तैयार न था। समय धीरे धीरे सरकता रहा। एनी और इजाबेला की खबरें कॉलोनी की औरतों को मिलती रहती थीं। लगभग 10 माह बाद एक दिन मीरा मौसी ने कहा, मुझे तो लगता है कि घर का सारा काम इजू ही करती है। कौन इजू? एक महिला ने पूछा। अरे वही इजाबेला। इजाबेला नहीं मौसी, इजाबेला। और समीरा एनी उसे इजू कहती हैं, न कि इजू। लक्ष्मी ने बात स्पष्ट की। कुछ भी कह लक्ष्मी, अगर बेटी होती तो क्या स्कूल नहीं जाती। यदि गोद लिया है तो अपनी औलाद की तरह भी तो पालना चाहिए। न काम के लिए नौकरानी लानी थी तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी। ऐसी बातें शोभा नहीं देती एनी पॉल को, मौसी ने कहा। कभी कोई महिला इस लड़की के माँ बाप पर गुस्सा निकालती कि कितनी दूर भेज दिया है लड़की को। ये लोग उसे कभी बाहर नहीं आने देते, किसी से बात नहीं करने देते। घर जाओ तो उसे दूसरे कमरे में भेज देते हैं। क्यों? मीरा मौसी को कुछ ही नहीं सब कुछ गड़बड़ लगता था। एक दिन एनी से पूछ ही लिया, एनी, साल भर होने को आया, अभी तक अपनी बेटी का किसी स्कूल में एडमिशन नहीं करवाया। एनी बड़ी नजाकत से बोली थी, मौसी, अब किसी ऐसे वैसे स्कूल में तो बेटी को भेजेंगे नहीं। जहाँ इसके भाई जाते हैं वहीं जाएगी न, और वहाँ दाखिला इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। आर्थर प्रिंसिपल से मिला था। उम्र के हिसाब से इसे 9वीं में होना चाहिए, 14 की हो गई है। पर इसे कहाँ कुछ आता है। एक आध साल घर में ही तैयारी करवानी पड़ेगी। आर्थर पढ़ाता तो है। मौसी कुछ और जानने की इच्छा लिए अंदर आते आते बोली, तो वहाँ कुछ नहीं पढ़ा सीखा इसने। वहाँ सरकारी स्कूल में जाती थी, 5वीं तक पढ़ी है। फिर माँ ने काम पर लगा दिया। अब यही तो कमी है न इन लोगों में, मुफ्त की आदत पड़ी हुई है, फिर मैनर्स भी तो चाहिए। वैसे मौसी, इजाबेला चाय बहुत अच्छी बनाने लगी है। फिर आवाज देकर बोली, इजू बेटे, मौसी को बढ़िया सी चाय बना कर पिलाओ। जब वे चाय बना कर लाई तो मौसी ने देखा कि उसने बहुत सुंदर फ्रॉक पहनी हुई थी और करीने से बाल संवारे हुए थे। मौसी खुश हो गई और संतुष्ट भी। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा तो एनी संतुष्ट हो गई। इजू, शाम को बाहर खेला करो न, मेरी पोती भी तुम्हारी उम्र की है। वे कुछ कहती उससे पहले एनी बोल उठी, मौसी, यह हिंदी अंग्रेजी नहीं जानती है, सिर्फ तमिल बोलती है।
टूटी फूटी हिंदी की वजह से झिझकती है। एजू अब सारा दिन घर में इधर उधर चक्कर काटती दिखाई देती और एनी घर से निश्चिंत होकर बाहर घूमती रहती। महल्ले की औरतों की हैरानी तब और बढ़ गई जब गंगूबाई छुट्टी पर थी और एनी ने एक बार भी किसी से कोई शिकायत नहीं की। मस्त थी वह, तो काम कौन करता है, पर अब कोई नहीं पूछता कुछ उससे क्योंकि जिनकी बेटी है उन्हें ही कुछ परवाह नहीं तो महल्ले वाले क्यों सोचें। अब मौसी भी कुछ नहीं कह सकती। भाई जब बेटी बनाया है, घर दिया है तो वे कुछ काम तो करेगी ही न, और सब लोगों के बच्चे भी तो करते हैं। अब समीरा की बेटी को ही देख लो, 7वीं में पढ़ती है पर सुबह स्कूल जाने से पहले दूध लेकर आती है, डस्टिंग करती है और कोई घर पर आता है तो चाय वही बनाती है। मीरा मौसी की पोती भी कुछ कम है क्या, टेबल लगाती है, दादी दादा को कौन सी दवा कब देनी है आदि बातों के साथ साथ मम्मी के ऑफिस से आने से पहले कितना काम करके रखती है, तो एजू क्यों नहीं अपने घर में काम कर सकती। गंगूबाई बीमारी से लौटकर काम पर आई तो सबसे पहले एनी के ही घर गई थी। लौटकर बाहर आई तो जोर जोर से बोलने लगी, किसी की समझ में कुछ नहीं आया। फिर समीरा के घर पर हाथ नचांचा कर कहने लगी, सब जानती हूँ मैं, 1500 रुपए में खरीद कर लाए हैं काम करने के वास्ते, तुम्हें कैसे पता। गंगूबाई समीरा ने पूछा, अब काम धंधे पर निकलो तो सबकी जानकारी रहती ही है, आप लोगों जैसे घर के अंदर बैठकर बतियाते रहने से कहाँ कुछ पता चलता है। फिर थोड़ा अकड़ कर गंगूबाई बोली, मेरा भाई आर्थर साहब के चपरासी का दोस्त है, कहकर गंगूबाई मटकती हुई चली गई। अब एनी पॉल को घर और महल्ले वालों की परवाह नहीं थी, वह नौकरी करने लगी और एजू बिटिया घर की देखभाल। दत्तक बेटी से एजू नौकरानी बन गई थी। नौकरानी तो वे शुरू से ही थी पर पहले प्रशिक्षण चल रहा था पता नहीं चलता था, अब फुल टाइम जॉब है तो पता चल रहा है। इस तरह यह मुद्दा खत्म हो गया था कि बेटी है या नौकरानी, अब मुद्दा यह था कि उसके पास फुल टाइम मेड क्यों है। धीरे धीरे यह मुद्दा भी ठंडा पड़ने लगा। इजाबेला ने नया माहौल स्वीकार कर लिया था, उसके पास और कोई चारा भी तो नहीं था। हंसती मुस्कराती इजाबेला सुबह काम में जुटती तो रात को 11 से 12 बजे ही बिस्तर पर जाने को मिलता। किसी दिन मेहमान आ जाते तो बस अपने कमरे में जाकर लेटती तो बोझिल पल के लिए रानी बन सुदूर गांव के अपने माँ बाप के पास पहुंच जाती। सागर के किनारे खेलती रानी, रेत में घर बनाती रानी, छोटे भाई बहनों को संभालती रानी, बीमार माँ की जगह राजश्री मैडम के घर बर्तन मांजती। माँ ने एक दिन उसके शराबी बाप से रोते रोते कहा था, शराब के लिए तूने अपनी बेटी को बेच दिया है। उसे याद है एनी पॉल का छुट्टियों में राजश्री के घर आना, वह आंखें बंद कर माँ के गले लग कर रोती। उसे इस तरह रोते 3 साल हो गए हैं। एनी मैडम ने कहा था कि हर साल छुट्टी पर उसे घर भेजेगी, कल वह जरूर बात करेगी। अगली सुबह एडी को तेज बुखार था और वे सब भूल गई। एडी से तो उसे बहुत लगाव था, वह भी उससे खूब बातें करता था। इजाबेला पूरी पूरी रात एडी के कमरे में बैठकर काट देती, पलक तक न झपकाती थी। तीसरी रात जाने कैसे उसे नींद आ गई और जब नींद खुली तो देखा आर्थर उसके ऊपर झुका हुआ था। वह जोरों से चीख पड़ी, पता नहीं किसी ने सुना या नहीं। अब इजाबेला आर्थर को जब भी देखती तो उसमें अपने बाप का चेहरा नजर आता, इसीलिए वह बड़ी सहमी सी रहने लगी। और फिर एक भरी दोपहरी में एजू बड़ी जोर से चीखी थी पर महानगरीय शिष्टता में उसकी चीख किसी ने नहीं सुनी। सुघर हंसमुख एजू अब सूखती जा रही थी, वह हर किसी को ऐसे देखती जैसे कुछ कहना चाह रही हो पर किसे क्या बताए। एनी को वह मानेगी और किसी से बात करे पर ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ऐसे कई सवाल उसके मन में उमड़ते घुमड़ते रहे और ताती निगाहों ने जो कुछ अनुमान लगाया उसकी सुगबुगाहट घर के बाहर होने लगी। चर्चा में कॉलोनी की औरतें कहती थीं, गंगूबाई पक्की खबर लाई थी, कैसे क्या आर्थर के चपरासी ने बताया नहीं, कल घर में कोई नहीं था। इजाबेला ने खुद ही बताया, एनी मेम साहब को नहीं पता, आर्थर जबरदस्ती पैसे दे देता है और साथ में धमकी भी। मैं बताऊंगी एनी मेम साहब को, गंगूबाई बोली। नहीं गंगूबाई, वह बेचारी पिट जाएगी, हमदर्दी जताते हुए समीरा बोली। और एक दिन एनी ने भी देख लिया, उसका पति इतना गिर सकता है। उसने अब ध्यान से बड़ी होती एजू को देखा, रंग पक्का होने पर भी आकर्षक लगती थी। एनी ने आर्थर को आड़े हाथों लिया, फिर अपने घर की इज्जत बखूबी बचाई थी। अगली सुबह एजू बिटिया को पीट पीट कर बरामदे में लाया गया, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। गुस्से से एनी बोली, हम इतने प्यार से रखते रहे और इसे देखो, यह ले अपना सामान, यह रहे तेरे पैसे, अब कभी मत आना यहाँ। तभी गंगूबाई जाने कहाँ से आ पहुंची, क्यों मार रही हो बेचारी को बेचारी,
जानती हो क्या गुल खिला रही है? गुल इसने खिलाया है या तुम्हारे साहब ने? गंगूबाई, यह मेरी बच्ची की तरह है, गलती करने पर पेट जाए को भी मारते हैं या नहीं? इसने चोरी की है। कहते कहते उसकी नजर एजू पर पड़ी। एजू ने बस यही कहा, मैंने चोरी नहीं की। गंगूबाई चिल्ला पड़ी थी, मुझे पता है क्या बात है, ऐसे बाप होते हैं। सगी बेटी होती तो उसे देखकर भी लार टपकाता। क्या जिन लोगों ने यह सुना सकते में आ गए। एनी, आर्थर का कहना था, ऐसे ही होते हैं यह लोग, घटिया, जितना प्यार करो उतना ही सिर पर चढ़ते हैं। बदनाम करा दिया मुझे न। आर्थर देख रहा था कि गंगूबाई की बात का लोगों ने लगभग यकीन कर लिया था, और वे लोग जो उसके बेटी या नौकरानी होने के मुद्दे को लेकर कल तक परेशान थे, आज चुप थे। कल को उनके नौकर नौकरानी भी कुछ ऐसा कह सकते हैं न भाई, इन लोगों का क्या भरोसा, ये तो होते ही ऐसे हैं, झट से नई कहानी गढ़ लेते हैं। कल को कुछ भी हो सकता है, सच भी, झूठ भी। अगर एजू का साथ देते हैं तो कल उनका साथ कौन देगा? एनी को लगा कि सभी उसे देख रहे हैं और उसका मजाक बना रहे हैं, इसलिए दरवाजा बंद करते हुए और जोर से बोली थी, शुक्रवार है, पुलिस में नहीं दिया। अपने ट्रंक पर बैठी इजाबेला गेट के बाहर रो रही थी। गंगूबाई आगे आई थी, चल मेरे साथ। पैसा नहीं दे सकती पर सहारा तो दे सकती हूँ। सबसे बड़ी बात, मर्द नहीं है मेरे घर में, जो खाती हूँ वही मिलेगा तुझे भी। एक दूसरे की मदद करेंगे हम दोनों। चल, पर मैं इजाबेला न कहूंगी, ये कोई नाम हुआ भला? या तो इजा या बेला। बेला ठीक है न? बेला धीरे धीरे गंगूबाई के पीछे पीछे चल पड़ी। अपने जैसे लोगों के साथ रहना ही ठीक है। कुछ दिन बाद सबने देखा कि बेला अपनी नई मां गंगूबाई के साथ काम पर जाने लगी थी।